नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग 1, इस किताब में लेसन नंबर 11 यानी कि पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ के जो सवाल है उनके आंसर किस प्रकार लिखने चाहिए, यह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये प्रश्न, ये सवाल आपकी किताब में पेज नंबर 82 पर प्रश्न अभ्यास के रूप में दिए गए हैं। ये प्रश्न निबंध से आगे, भाषा की बात आदि तरीके से दिए गए। तो चलो उस क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार लिखने चाहिए यह हम देखेंगे। उसमें पहले निबंध से, उसमें पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो हेलन केलर ने ऐसा अपने किताब में कहा है, यानी कि इस पाठ में भी उन्होंने कहा है, यह हमने देखा था। तो उसे क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि हम जो चीज़ निरंतर देखते रहते हैं उसका महत्व हमें समझ में नहीं आता है, या उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती और इसीलिए हम क्या करते हैं कि कम देखते हैं। तो इसी प्रकार इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ मैंने लिखा है, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। उसमें दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो हेलन केलर ने इसमें भी कहा है कि प्रकृति का जादू, जैसे कि उसे लगता है कि प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, जो सौंदर्य होता है, वह निरंतर बदलाव होता है और उसमें आकर्षण होता है। तो यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा सवाल है, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो जब हेलन उनके मित्र को पूछती है कि आपने क्या देखा, तो वह जवाब देता है कि कुछ खास तो नहीं। और ये जवाब सुनकर हेलन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे जवाब सुनने की आदत उनको हो गई थी और इसीलिए उन्हें आश्चर्य नहीं होता। जैसे देखो, प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उनके मित्र कह रहे हैं कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना नहीं चाहती, वे उन चीज़ों की चाह जरूर करती है जो उनके आस पास नहीं। चौथा है, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। हेलन केलर प्रकृति की कुछ चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदारी छाल को स्पर्श से पहचान लेती है। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियाँ, फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श से पहचान लेती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहुत बहते हुए महसूस कर आनंदित हो उठती है। चिड़िया के मधुर शोर को सुनकर लेखिका हेलन केलर पहचान लेती थी, क्योंकि वह नेत्रहीन थी। पांचवा सवाल है, जब कि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो कवि का क्या अर्थ था? तो इसका उत्तर है, हमारी आंखें अनमोल होती है, संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है, जीवन के सभी रंग आंखों से ही है, अतः ये जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। हमें इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता
है। यानी आंखें है तो सभी जिंदगी है, आंखों के सहारे हम सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए आंखों का महत्व हमारे जीवन में बहुत होता है। अभी इसके आगे निबंध से आगे के जो क्वेश्चन है वो है, उसमें पहला है, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा, सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। यानी कि आपको ये करना है कि आप स्कूल आते आते आपने क्या क्या देखा, क्या सुना और आपने क्या महसूस किया, ये आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि स्कूल आते समय मैंने रास्ते पर गाड़ियाँ देखी, जाते समय एक वहाँ भीड़ देखी, भीड़ में देखा तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, सभी लोग वहाँ काम बचाने का काम कर रहे थे। यानी कि हम आते आते कई घटनाएं देखते, तो वो घटनाएं यहाँ क्या करनी चाहिए, लिखनी चाहिए कि आपने क्या देखा, क्या सुना। तो उसमें उसमें दूसरा क्वेश्चन है, कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। यदि हमें सुनाई नहीं देता है ना, कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसे लगती होगी, यदि हमें सुनाई नहीं देता है तो विचार करना चाहिए कि किस प्रकार हमें लग सकता है। तो यह हमें यह लिख सकते हैं, कान से न सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगेगी। आंखें तो सब कुछ देखते हैं, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज़ नहीं सुन पाते तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम मूक फिल्मों की तरह देखते हैं। न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता होगा। तो इसी प्रकार हमें इस दूसरे सवाल का जवाब लिखना चाहिए। तीसरा है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, समझकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। यानी कि ऐसे व्यक्ति की मुलाकात आपके साथ हो जाती है तो आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो उन्हें, जो सुनकर आप क्या देखते हो, चख कर क्या देखते हो, कैसे छू कर पहचान लेते हो। इसी प्रकार के सवाल हम क्या कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। जैसे कि देखो, किसी भी किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है, किसी भी चीज़ को चख कर वे क्या है और कैसा अनुभव करते हैं, क्या आप पक्षी की आवाज़ को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं क्या, ये कैसे संभव हो पाता है। तो इसी प्रकार के सवाल हमें यहाँ पूछ सकते हैं और आप अनुभव कर सकते हैं। चौथा है, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते हो। यानी कि हम सुन इंद्रियों के सहारे क्या कर सकते, जानकारी प्राप्त कर सकते। जैसे कि सुनकर, चखकर, सूंघकर, छूकर, ये हम करते हैं। तो इसी प्रकार आपको लिखना है कि हम आप सुनकर किस क्या सुनते हैं, क्या सुनकर कर सकते हैं। यानी कि कानों से सुनते हैं तो किसकी आवाज़ सुनते हैं, कोयल की मीठी आवाज़ सुन सकते हैं। चक्कर यानी कि नमकीन है ना, वो कैसे, तो चक्कर कर सकते हैं। सूंघ कर यानी कि बाँस लेकर, ये किसकी बाँस है, ये सूंघ कर सकते हैं। छू कर, ये कैसी चीज़ है, ये छू कर हम कर सकते हैं। तो ये तालिका आपको करनी है। अभी उसके नीचे है भाषा की बात। उसमें पहला है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श होता है। चिकना कैसा होता है उसका स्पर्श, मुलायम किसका स्पर्श मुलायम होता है, खुरदरा किसका स्पर्श खुरदरा होता है, सख्त किसका होता है, चिपचिपा किसका होता है, भुरभुरा किसका होता है। अभी उसमें पहला चिकना किसका होता है, तेल, घी, क्रीम में चिकनापन होता है। मुलायम रेशमी कपड़ा जो होता है वो मुलायम होता है। खुरदरा लकड़ी या उसके छाल जो होती है खुरदरी होती है। सख्त यानी कि लोहा, पत्थर, लकड़ी, ये कैसे होते हैं, सख्त होते हैं, दबा सकते क्या नहीं। चिपचिपा कैसे, गोंद। भुरभुरा रेत भुरभुरा होता है। तो इसी प्रकार ये इसके मुलायम या उसके स्पर्श से हम पहचान सकते हैं। उसमें दूसरा है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा।
ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। यानी कि जो संज्ञाएं हैं वो संज्ञा किसी की भाव बता रही है या किसी की विशेषता बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा या क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसमें गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के भेद हमने देखे हैं। उसमें भाववाचक संज्ञा किसी चीज़ की भाव या किसी दशा या कार्य से बोध होता है कि वो उसका भाववाचक संज्ञा है। तो ये भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी होगी। तो उसमें देखो कौन कौन सी संज्ञा दी गई है और वो किस से बनी है। जैसे कि मिठास ये संज्ञा है ना। तो मिठास ये भाववाचक संज्ञा है, वो किससे बनी है, मीठा ये संज्ञा से बनी है। भूख है ना, तो भूखा, भूखा से भूख ये क्या बनी है, भाववाचक संज्ञा बनी। शांति, तो शांत इस संज्ञा से शांति ये भाववाचक संज्ञा बनी है। भोलापन, भोला ये भोला शब्द से भोलापन ये संज्ञा बनी है। बुढ़ापा, बूढ़ा इससे बुढ़ापा यह संज्ञा बनी है। घबराहट, घबराना ये क्रिया है, इससे घबराहट बनी है। बहाव, बहना ये क्रिया है, तो ये बहाव ये भाववाचक संज्ञा बनी है। फुर्ती, फुर्तीला इस संज्ञा से यह भाववाचक संज्ञा बनी है। ताजगी यानी कि ताज़ा इससे ताजगी ये संज्ञा बनी है। क्रोध, क्रोध से ही क्रोध बना है। मजदूरी, मजदूर इससे मजदूरी ये बना है। और एहसास, एहसास से ही बना है। यानी कि यह संज्ञा किसी विशेषणीय भाव से बनी हुई हमें दिखाई देती। उसके आगे तीसरा क्वेश्चन है, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी है। उस बगीचे में आम, अम्लतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में से रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। जैसे कि यहाँ आदि और यहाँ आदि ये दो अलग अलग शब्द है, यानी कि उनका अर्थ अलग अलग है। जैसे कि देखो अभी अवधि, अवधि, में, मैं, और, दिन, दीन, मेल, मैल, सील, शील। अभी ये दिखने में तो एक जैसे लगते हैं या उच्चार करते समय, लेकिन इनका अर्थ कैसे होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि पहला अवधि, पहला अवधि क्या है, तो कितना समय बचा है यह बताता है। यानी कि ये प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है, यानी कि कितना समय है ये बताता है। और ये अवधि क्या बताता है कि अवधि क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है, ये भाषा है। यानी कि दोनों का अर्थ अलग अलग है। मैं, यानी कि मैं हमेशा बताता हूँ मैं और मैं का भिन्न भिन्न अर्थ क्या होता है। मैं यानी कि किसी के अंदर। सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई, यानी कि बगीचे में हुई, यानी कि बगीचे अंदर में हुई। और मैं मतलब खुद, आए, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मेल यानी कि मिलना, और मैल यानी कि गंदगी। जैसे कि मेल, मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और मैल, इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगा। और यानी कि किसी की और यानी कि दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है और। यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है, यानी कि दिशा। और मतलब राम और श्याम, यानी कि दोनों शब्दों को जोड़ता है, ये भाई है। दिन मतलब आज का दिन, डे, और दिन मतलब गरीब, ऐसा भी हो सकता है। आज दिन बड़ा सुहाना है, और दिन हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सील, माँ सील पर मसाला पीस रही है। और शील, शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर हमें
लिखनी चाहिए। आपका कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए